प्रशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जाएंगे आपका चैप्टर 2 मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, जिसमें हम सेक्शन 4 पहले करेंगे। सेक्शन 4 बात करता है कि जो सीनियर सिटीजन है और इंक्लूडिंग पेरेंट्स, वो एप्लीकेशन अगर उन्हें मेंटेनेंस चाहिए तो वो सेक्शन 4 में एप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल मतलब यानी कि आपका एसडीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, उसके पास। बट यहाँ पर एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन को भी इंक्लूड कर रहा है और इंक्लूडिंग पेरेंट्स भी कर रहा है, यानी कि इंक्लूडिंग पेरेंट्स भी है यहाँ पर। मतलब अगर पेरेंट्स का 60 साल होना या 60 साल से ऊपर होना जरूरी नहीं है। अगर कोई पेरेंट जो अपने आप को अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, अपने आप को मेंटेनेंस नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी खुद की अर्निंग से, वो भी लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड बच्चों से, और अपने ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन से भी ले सकते हैं, रिलेटिव से भी ले सकते हैं। तो मतलब अगर मैं आपको ये समझाऊं, पहली बात तो कौन कौन क्लेम कर सकता है? एक सीनियर सिटीजन क्लेम कर सकता है जो 60 साल तक का है या 60 साल से ऊपर का है। दूसरे वो लोग हैं जो इंक्लूडिंग पेरेंट्स कौन से? आपके किसी भी एज के हो सकते हैं, बट इनकी कंडीशन क्या है कि ये अपने आप को अनेबल हो, मतलब अपने आप का खुद से भरण पोषण नहीं कर पा रहे। अब ये जो होंगे लोग इंटाइटल्ड होंगे टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर 5, मतलब सेक्शन 4 में तो एप्लीकेशन लगाएंगे, प्रोसेस उसका 5 में दे रखा है। अब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अब देखिए पेरेंट्स भी ले सकते हैं, पेरेंट कोई भी हो सकता है आपका, मदर फादर भी हो सकते हैं, चाहे मदर या फादर जो भी हैं आपके वो अडॉप्टेड हो या आपका या आपका ये स्टेप मॉम स्टेप फादर हो, इनमें से कोई भी, ये मॉम स्टेप हो या ये फादर स्टेप फादर, यानी कि फादर ने दूसरी शादी कर ली थी, उन मदर को भी अगर मेंटेनेंस मांग रही है तो वो भी करना पड़ेगा। अगर इस माता ने दूसरे फादर लिया है तो इस फादर को जरूरत है तो ये भी क्लेम कर सकता है। स्टेप मदर स्टेप फादर भी इसमें इंक्लूड है, और बायोलॉजिकल तो है ही, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी भी आपके ले सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग माइनर, बस माइनर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये दादा दादी है और ये इनके बच्चे नहीं है, इनके ना इनका कोई सन है ना इनका कोई डॉटर है, इनके ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन है, तो ये इन दोनों से ही क्लेम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इससे करेंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है, इसमें ये वो, दोनों को पार्टियां बना सकते हैं। तो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए XYZ वर्सेस ग्रैंड सन वर्सेस ग्रैंड पेरेंट्स, और सॉरी ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, ऐसे लिखा जाएगा, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर लिखा जाएगा। एंड चाइल्डलेस सिटीजन, अगर कोई चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है, हमने 2G में पढ़ा था ना कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, जैसे मान लो एक XYZ सीनियर सिटीजन है, उनके बच्चे नहीं है या उन्होंने शादी नहीं, मतलब उनके बच्चे नहीं है, ठीक है, या उन्होंने शादी नहीं करी, तो अगर मान लीजिए तो वो किससे करेगा? वो अपने रिलेटिव से लेगा। अब ये रिलेटिव्स कौन होंगे? जब इसकी डेथ होगी तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, ऐसा अनुमान लगाया जाएगा, वो रिलेटिव से ये प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। द ऑब्लिगेशन, अब ये देखिए सेक्शन 2 और सेक्शन +2 +3 जो है वो आपका बात करता है ऑब्लिगेशन की। किसके ऊपर ऑब्लिगेशन? चिल्ड्रन और रिलेटिव एज मे बी और मेंटेन सीनियर सिटीजन, की मेंटेन करना पड़ेगा सीनियर सिटीजन को, एक्सटेंड टू द नॉर्मल नीड लाइफ, मतलब एक नॉर्मल लाइफ तक उन्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब उनके नॉर्मल खर्चे उठाने पड़ेंगे। मेंटेनेंस में क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान, साथ ही आपका ट्रीटमेंट और मेडिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि मेडिकल उनका खर्चा करा सके, क्योंकि सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। द ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन मेंटेन हिज पेरेंट्स, अब एक चिल्ड्रन के ऊपर है कि वो अपने पेरेंट्स को मदद करेंगे। नीड्स ऑफ सच पेरेंट्स, इधर फादर मदर बोथ, या तो मदर है या फादर है, दोनों को। एज केस में भी द सच पेरेंट्स में लीड अ नॉर्मल लाइफ, जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ चला सके। फोर्थ बात करता है कि जो रिलेटिव्स है, कौन से रिलेटिव? जो आपके चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के जो, या पेरेंट्स के, मतलब कोई भी आपके चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के जो रिलेटिव्स है वो भी क्लेम कर सकते हैं। एज सफिशिएंट मींस शैल मेंटेन अ सीनियर सिटीजन, उनको सफिशिएंट मेंटेनेंस देंगे। ही इज अ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर प्रोवाइडेड इफ इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन, और ही वुड इनहेरिट इन द प्रॉपर्टी। अब ये रिलेटिव्स की बात इन्होंने ये कही है कि ये रिलेटिव या तो इस सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी में रहते हो, ठीक है, या इस सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी में इनहेरिट करे। जैसे मान लो मैं मेरी डेथ हो जाती है, ना मेरे बच्चे हैं ना मेरी वाइफ है, अब मेरे को मेंटेन कौन करेगा? मेंटेन वो करेंगे जो मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होंगे, या जो मेरे वो वाले रिलेटिव जो मेरे इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, मेरे इस घर में जो रह रहे हैं वो मेंटेन करेंगे, या मुझे वो मेंटेन करेंगे जो मेरी डेथ के बाद प्रॉपर्टी में जिनका हिस्सा होगा। तो मैं इन दोनों से भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया प्रोवाइडेड मोर देन वन रिलेटिव, अब मान लो मोर देन वन रिलेटिव है, जैसे मान लो मेरे मोर देन वन रिलेटिव है, तो इंटाइटल इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जैसे जैसे उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी वैसे वैसे भी उनमें
सीनियर सिटीजन मेंटेन शेल बी पेलेबल सच रिलेटिव इन प्रोपोर्शनल, उनको इसी प्रोपोर्शनल में पैसा देना पड़ेगा। जैसे मान लो ट्रिब्यूनल ने मेरा खर्चा बांध दिया आपका 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये मेरा खर्चा बांध दिया। अब मैंने जो केस कर रखा था वो 3 रिलेटिव्स के ऊपर कर रखा था। अब ये तीनों जो है 10,000 रुपये मुझे कैसे देंगे, जैसे इनको प्रॉपर्टी में, जैसे मान लो मेरे मरने के बाद इनको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी 100 गज की प्रॉपर्टी थी, तो आधी आधी तीनों में बटने वाली थी, तो ये जो खर्च मेंटेनेंस बंदा है ये भी आधा आधा उसी प्रोपोर्शनल में बटेगा, यानी कि इन्हें भी 10,000 देने पड़ेंगे। 10,000 के 3 टुकड़े कर लो, ये तीनों टुकड़े के हिसाब से मुझे पैसा देंगे। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 5। सेक्शन 4 में तो एप्लीकेशन लग गई, तो जो उसका प्रोसेस होगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ट्रिब्यूनल कौन से कैसे कौन अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, उसका प्रोसेस सेक्शन 5 में। एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस जो आपने सेक्शन 4 में लगाई, कौन कौन लगा सकता है, एक सीनियर सिटीजन लगा सकता है, एक वो पेरेंट लगा सकता है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता है, दोनों अलग अलग है, एक सीनियर सिटीजन और एक पेरेंट, वो वाला पेरेंट जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। इफ इज इनकैपेबल, अगर ये दोनों इनकैपेबल है तो इनके बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी लगा सकती है, एनजीओ एनजीओ हो गई, वो भी लगा सकती है जो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। द ट्रिब्यूनल में टेक कॉग्निजेंस सुओ मोटो, या तो ट्रिब्यूनल जो है, जो आपका डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम जो होता है, वो खुद से भी सुओ मोटो मतलब खुद से भी अपने नॉलेज में लेके ये चीज एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं प्रोसेस। अब बात करें तो ट्रिब्यूनल में ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब केस चल रहा होगा, तो प्रोसीडिंग मंथली अलाउंसेस के बेस पे आपका इंटरिम मेंटेनेंस भी बांध सकते हैं। देखिए इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी, मान लीजिए ये प्रोसीडिंग चल रही है पर ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं इनका खर्चा अभी बंद जाना चाहिए, कुछ तो खर्चा बंदे, तो केस खत्म होने तक आपका इंटरिम मेंटेनेंस बांध देगी। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब टेम्परेरी मेंटेनेंस होगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और वो जब तक कब तक होता है आपका केस चलता रहे, मतलब केस चलता रहेगा, आपका पहले कुछ खर्चा मिलेगा, ऐसे प्रीमा फेसाई देखकर मंथली बेसिस पे डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सॉरी ट्रिब्यूनल, यहाँ ट्रिब्यूनल का है, ट्रिब्यूनल मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपका सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जिस दिन कोर्ट को एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिलेगी अंडर सबसेक्शन 1, आफ्टर द नोटिस, आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन, चिल्ड्रन और रिलेटिव जो भी है उनको नोटिस भेजेगा, अपॉर्चुनिटी सुनेगा, उनको सुनेगा। देखिए ऐसे समझिए, एक्स वाई जेड है, ये या तो सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं या ये पेरेंट भी हो सकते हैं जो अपने आप को मेंटेन ना कर सके, इन्होंने अपने बच्चों के खिलाफ करा है केस, या तो ठीक है सन ऐसे समझिए, एक्स वाई जेड पेरेंट हो गए वर्सेस सन या डॉटर, ठीक है, या आपका ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, या आपका रिलेटिव, इनके खिलाफ केस करा है। अब इनको ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल इनको नोटिस करेगा, ठीक है, इन सबको नोटिस करेगा और इनके नोटिस को इनको अपॉर्चुनिटी देगा कि आपके खिलाफ ऐसे से हुआ है, इन्होंने आपके खिलाफ डाला है, आप आके जवाब दो, ठीक है, जवाब देने के लिए कहेगा। अब इसमें एक और चीज है कि इसकी प्रोसीडिंग कब से चलेगी, इसकी प्रोसीडिंग 90 डेज की होगी पूरे ट्रिब्यूनल की, पर ये 90 डेज कब से काउंट होंगे, ये 90 डेज होंगे जिस दिन से इन्हें नोटिस भेजा है उस दिन से। जैसे मान लीजिए जो सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजा है वो भेजा है कोर्ट ने 1 जनवरी को, तो जो 1 जनवरी से लेकर 90 यानी कि 3 महीने हो गए, तो ये 1 जनवरी से गिना जाएगा। ऐसे समझिए जैसे आपको एक होता है, मान लीजिए एप्लीकेशन जो दी थी कोर्ट में, जो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दी थी सीनियर सिटीजन ने या पेरेंट्स ने एप्लीकेशन दी थी आपका नवंबर में, नवंबर 2021 में, ठीक है, नवंबर 2021 में दी थी। अब जब नवंबर 2021 में दी तो यहां से काउंट नहीं होंगे 90 डेज, 90 डेज कब से काउंट होंगे, जब ट्रिब्यूनल ने सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजा है, 1 जनवरी को नोटिस भेजा है, नोटिस इशू करा है 1 जनवरी 2022 में, तो ये 90 डेज इस 1 जनवरी 2022 से 90 डेज गिने जाएंगे। प्रोवाइडेड राइट में यहाँ पर एक और दे रखा है कि ट्रिब्यूनल में एक्सटेंड, ये 90 दिन के आपका 30 डेज और एक्सटेंड कर सकती है फ्रॉम द सर्कमस्टांशियल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, मतलब कोई कुछ प्रोसीडिंग में लेट हो गया, जैसे कोरोना वरोना आ गया था, ऐसा कुछ है तो उसमें, पर वो 30 डेज को एक्सटेंड करके रीजन लिखेगी कि आपका इस दिन मैंने इसे एक्सटेंड 30 डेज को एक्सटेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोरोना चल रहा है, ये है वो है, जो भी रीजन रहेगा कर सकते हैं। तो 90 डेज तो केस खत्म होने का टाइम है और 30 डेज इसमें एक्सटेंड तब हो सकते हैं जब आपका एक्सेप्शनल केसेस हो, 30 डेज का एक्सटेंशन पीरियड भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपका सब क्लॉज 5 की। सब क्लॉज 5 ये कहता है कि चाहे तो पार्टी आप किसी को भी बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। जैसे मान लो XYZ है, पेरेंट्स है, वर्सेस इसने अपने बेटे के खिलाफ भी कर सकता है
और ये अपना चाहे तो बेटी के खिलाफ भी, अगर इसकी बेटी है तो बेटी के खिलाफ भी कर सकता है। तो ये बात कह रहा है। अब प्रोवाइड दैट, इसमें ये कह रहा है कि चिल्ड्रन के रिलेटिव्स चाहे तो वो दूसरे पे भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए XYZ है, ये क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स के खिलाफ कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स के खिलाफ कहते हैं कि हम केस करेंगे और इनसे मेंटेनेंस लेंगे। तो कोर्ट कहेगी, ट्रिब्यूनल कहेगी, और या ये भी कह सकते हैं, यही कहेंगे इस बार अगर इसकी बात करें तो ये यही कहेंगे कि आप इनके, अब ये इनके बच्चे भी हैं, ये अपने बच्चों से क्यों नहीं लेते, हमसे क्यों ले रहे हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनका तो एक बेटा भी है जो अमेरिका में रहता है, उससे लें, हमसे क्यों ले रहे हैं। तो ये चाहे तो दूसरी पार्टी पे भी बात डाल सकते हैं। बात डाल सकते हैं मतलब यानी कि दूसरी पार्टी को भी बना सकते हैं, ये डिफेंस में ये कह सकते हैं। जैसे मान लो XYZ है, इसने अपने रिलेटिव के खिलाफ केस कर दिया, पर ये रिलेटिव कहेंगे इसका बेटा है, बेटे से भी तो मेंटेनेंस ले सकता है। तो ये चीज है। सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 क्या कहता है कि व्हेन अ मेंटेनेंस ऑर्डर वाज मेड अगेंस्ट दैट वन पर्सन द डेथ ऑफ द वन ऑफ द नॉट, जैसे मान लो XYZ है, इसने केस करा अपने इस रिलेटिव के खिलाफ। अब इसके रिलेटिव में ये रिलेटिव 1 भी आता था, रिलेटिव 2 भी आता था। तो रिलेटिव 2 की डेथ हो गई, तो रिलेटिव 1 ये नहीं कह सकता कि 2 की डेथ हो गई तो अब मान लो ट्रिब्यूनल ने खर्चा मान लिया 10,000। तो पिछली बार हमने पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शनल दोनों में इक्वली बटेगा। तो यहाँ पर क्या है, अब इनमें से एक की पहले देना पड़ता है 5,000 इसे, 5,000 इसे। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन्हें 5-5 हजार तो देना पड़ेगा, पर दूसरे की तो डेथ हो गई, तो सारा बर्डन इसके ऊपर आ गया। तो ये बात सिंपल से ये कहता है कि एक रिलेटिव की डेथ हो गई तो दूसरा रिलेटिव ये नहीं कह सकता कि दूसरे की डेथ हो गई तो मेरे पे इतना ही बंदे, तो पर अब सारी लायबिलिटी किस पे आ जाएगी, रिलेटिव 1 पे आ जाएगी। 7 कहता है कि एनी सच अलाउंसेस, अब जो कोर्ट ने खर्चा बांध दिया, ट्रिब्यूनल ने खर्चा बांध दिया, ठीक है, अब ये ट्रिब्यूनल ने खर्चा बांध लिया तो ये कब से देना पड़ेगा, या तो डेट ऑफ ऑर्डर, जैसे मान लो 1 जनवरी को बांधा था तो 1 जनवरी से देना पड़ेगा, जो बच्चे हैं या रिलेटिव्स है इनको, ठीक है, या आपका जिस दिन से इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, मान लो इन्होंने नवंबर 2021 में एप्लीकेशन लगाई थी, तो तब से या तो इस डेट से देना पड़ेगा आपको मेंटेनेंस, या जिस दिन ऑर्डर हुआ तब से। तो ये ट्रिब्यूनल के ऊपर है, वो एक्सप्लेन बताएगी कि कब से आपको मेंटेनेंस देना है। तो यहाँ क्या लिखा है, एनी सच अलाउंसेस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग शैल बी प्लेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर जिस दिन कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर करा, या इफ द ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, या जिस दिन से एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है, जैसे पेरेंट्स ने एप्लीकेशन लगाई नवंबर 2021 से, तो या तो कोर्ट कहेगी कि इस दिन से मेंटेनेंस दो, या कहेगी ऑर्डर के जिस दिन ऑर्डर करा हमने उस दिन से दो। हालांकि जनरली आपका ये वाला ट्रिब्यूनल ये वाला करती है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब से एप्लीकेशन लगाई तब से पैसा दो। इफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव ऑर्डर्स फेल, अगर मान लो ये ऑर्डर की बात नहीं मानते, इधर है इंटरिम ऑर्डर और है परमानेंट ऑर्डर, इंटरिम मतलब या तो केस चलता रहेगा तब तक का, या वैसा ऑर्डर फाइनल ऑर्डर के भी नहीं मानते। विदाउट सफिशिएंट कॉज, कोई सफिशिएंट कॉज नहीं देते कि कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, कि क्यों नहीं करा उन्होंने, कंप्लाई का मतलब माना क्यों नहीं, कह रहा कहना क्यों नहीं माना। एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू अ वारंट ऑफ लेवाई ऑफ द अमाउंट ड्यू टू इन द मैनर, तो उनके खिलाफ वारंट इशू होगा। अब ये वारंट में क्या होगा, प्रोवाइडेड लेवाई फाइन में सेंटेंस सच होल और पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन देने के बाद मेंटेनेंस एक्सपेंसेस या तो रिमेनिंग अनपेड आफ्टर एग्जीक्यूशन वारंट, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट उनके खिलाफ होगा, या तो 1 महीने का होगा, ठीक है, या तब तक के लिए होगा जब तक वो पेमेंट ना कर दे। सिंपल सी बात है, जैसे ऑर्डर हुआ, ठीक है, सन के खिलाफ ऑर्डर हुआ, अब ये पैसा नहीं दे रहा, जो ट्रिब्यूनल होगी वो आपका क्या करेगी, एग्जीक्यूशन फाइल करवाएगी सीनियर सिटीजन से। एग्जीक्यूशन में क्या होगा, या तो ट्रिब्यूनल इसको 1 महीने के लिए जेल में भेज देगा, या तब तक के लिए जेल भेज देगा जब तक ये पैसा नहीं दे देगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें होगी। अब यहाँ पर ये लिखा प्रोवाइड दैट नो वारंट शैल बी इशू फॉर द रिकवरी, इशू ऑफ रिकवरी का वारंट तब तक इशू नहीं होगा। ड्यू टू अंडर दिस सेक्शन एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल मे लेवाई सच अमाउंट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन इट बिकम ड्यू, मतलब जब तक उससे ड्यू है, जिस दिन उसने ब्रीच करा, जैसे मान लो ये 1 महीने का दे रहा था, 2 महीने का दे रहा था, 3 महीने का दे रहा था, तीसरे महीने का ये नहीं दे रहा था, तो यहाँ से 3 महीने तब तक आपका गिना जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।